बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए नाभिकीय भौतिकी का जो पेपर है उस पे जो मैं बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम उसमें हम बात करते हैं कि नाभिक अर्थात न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम जैसे कि जितना हम बोर मॉडल से हम ये कि जानते हैं कि एक परमाणु जो होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम उस नाभिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक जो परमाणु का नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इन दोनों के अलावा इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना होता है। अर्थात एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण होता है। इस प्रकार परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका अधिकांश भाग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा ही निर्धारित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर जो चक्कर लगा रहा है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत हल्का होता है। इसलिए हम उसको यदि नगण्य मान लें, उसके द्रव्यमान को नगण्य भी मान लेते हैं, तब हम कह सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान लगभग नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही निर्धारित करता है। यहाँ पर आपके सामने ये देखिए एक मॉडल है एटम का, जिसमें ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं और इसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन जो है कण, प्रोटॉन का आवेश जो है वो धनात्मक होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो आपके सामने है 1.007276 AMU। इसी प्रकार न्यूट्रॉन जो है उसका कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.008665 AMU। यहाँ पर द्रव्यमान की जो इकाई है वो AMU प्रयुक्त की गई है, यानी कि हम MKS सिस्टम में जो किलोग्राम यूज लेते थे वो MKS जो किलोग्राम इकाई है वो बड़ी है, अतः है यहाँ पर AMU एटॉमिक मास यूनिट काम में ली जाती है। प्रोटॉन अपने आप में हाइड्रोजन नाभिक को भी हम प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नाभिक है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, यह हमेशा के लिए रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक स्थायी कण है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी कि प्रोटॉन जो है वो टूटता नहीं है। अब न्यूट्रॉन की जो बात करें, न्यूट्रॉन की माध्य आयु 890 सेकंड होती है, यानी कि लगभग 890 सेकंड होती है, यानी कि 890 सेकंड के बाद पश्चात न्यूट्रॉन अपने आप ही क्षय हो जाता है। नाभिक का जो आकार है वो परमाणु का लगभग 0.00001 गुना आकार का होता है, अर्थात 10⁻⁻5 गुना आकार होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर का होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परमाणु ज्यादातर खाली होता है। अब नाभिकीय गुणों के बारे में बात करें, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि एक जो परमाणु है उसके अंदर नाभिक होता है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि नाभिक जो है वो दो वर्गों में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है स्थायी नाभिक, दूसरा है रेडियो एक्टिव नाभिक। स्थायी नाभिक वो होते हैं जो डिके नहीं होते हैं, अर्थात जिनका जीवन काल अनंत होता है, जबकि रेडियो एक्टिव नाभिक स्वतः ही विघटित हो जाते हैं, यानी कि इन पर किसी प्रकार के दूसरे कणों की बौछार नहीं की जाती है, फिर भी ये विघटित हो जाते हैं। एक नाभिक का यदि हम मानसिक रूप से अगर दिमाग में अपने पिक्चर बनाए तो द्रव्यमान संख्या A हो गई, विद्युत आवेश Z हो गया। यहाँ पर आवेश की इकाई जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मानी जाती है और द्रव्यमान M, त्रिज्या R, इसकी स्पिन J, चुंबकीय आघूर्ण म्यू, विद्युत चुंबकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q, समभारिक प्रचक्रण I तथा नाभिक के तरंग फलन की पेरिटी आदि गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि ये सारे के सारे ज्ञान होने आवश्यक है, तभी हम एक नाभिक के बारे में सही प्रकार से कह सकते हैं।
एक परमाणु का जो नाभिक है विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में रह सकता है, अर्थात न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था को हम मूल अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि न्यून ग्राउंड स्टेट में है तो वह मूल अवस्था कहलाती है, उसी प्रकार से नाभिक के लिए भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट डिफाइन की जा सकती है। सभी अवस्थाओं में नाभिक के ए तथा जेड समान रहते हैं, अर्थात यदि नाभिक मूल अवस्था में है या उत्तेजित अवस्था में है, उसके नाभिक के द्रव्यमान तथा नाभिक के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अन्य गुण जैसे कि पेरिटी है, प्रचक्रण है, त्रिज्या है, इन पर प्रभाव पड़ सकता है। अब हम द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन यानी कि मैंने बताया था आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियन ही कहा जाता है, अर्थात न्यूक्लियन की संख्या अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। अर्थात नाभिक की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो वह द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। नाभिकीय जो क्रियाएं हैं उनमें द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। आवेश संख्या जेड, इसे परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन क्रमांक भी कहते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित होता है तथा प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। ये दो कण ही नाभिक में रहते हैं, इसलिए प्रोटॉन का जो आवेश है या जितनी संख्या में प्रोटॉन है वही संख्या परमाणु की आवेश या नाभिक की आवेश संख्या कहलाती है। अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही आवेश होता है। नाभिक का आवेश धनात्मक और क्वांटीकृत रहता है। धनात्मक क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का आवेश धनात्मक था। क्वांटीकृत यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यह संरक्षण नियम का होता है। क्वांटीकृत का मतलब कुल आवेश जो है वह Q बराबर Ne यानी कि आवेश को आधा भाग नहीं काम में लिया जा सकता। आवेश संख्या जैसे E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम है, तो यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना 50 गुना हो सकता है, लेकिन इसका 3/2 गुना 5/7 गुना नहीं हो सकता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के लिए Z उस तत्व के लिए आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक के बराबर क्योंकि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु के लिए तो यह बात तय है कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन नाभिक का जो आवेश है वह धनात्मक होता है। नाभिकीय आवेश का मापन अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम से किया जा सकता है। नाभिक के लिए ए क्या हो गई? द्रव्यमान संख्या हो गई। जेड क्या है? जेड उसकी प्रोटॉन की संख्या हो सकती है या परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसलिए इस प्रकार से नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? ए माइनस जेड हो जाती है। यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कुल द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक मॉडल है जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग जो था कि यहाँ पर ये रेडिएशन सोर्स है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हुए इस गोल्ड फॉइल पर आपतित हैं। गोल्ड फॉइल से कुछ कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण प्रकीर्णित हो जाते हैं, कुछ कण देखिए ये इधर चले गए, यानी कि कुछ कण 0 डिग्री पर भी जाते हैं, कुछ कण 180 डिग्री पर भी आते हैं। यह रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर ये स्क्रीन जो है येलो कलर में दिखाई गई है, फ्लूरोसेंट स्क्रीन है, जिस पर यानी कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से प्रकीर्णित होकर फ्लूरोसेंट स्क्रीन पर जाएगा तो वहाँ चमक उत्पन्न होगी, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अल्फा कण प्रकीर्णित होकर पहुँचा है। अब बात करते हैं नाभिक के द्रव्यमान के बारे में। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणुओं का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा ज्ञात किया जाता है।
ऑस्टन ने सर्वप्रथम दर्शाया कि लगभग सभी परमाणुओं के द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्णांक गुणज के रूप में होते हैं। नाभिक के द्रव्यमान मापन के लिए परमाणु एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एएमयू, जो अभी बात कर रहा था मैं, के द्वारा दर्शाया जाता है। और एक एएमयू का मान ज्ञात करने के लिए कार्बन का जो परमाणु है उसको आधार माना जाता है, अर्थात C12 परमाणु का द्रव्यमान भाग 12 यानी कि एक C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक एएमयू कहा जाता है। और हम इस प्रकार से ये कैलकुलेशन किलोग्राम और अवोगाद्रो संख्या यूज करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि एक एएमयू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। एक एमयू का मान कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। यहाँ पर जो Na यूज किया गया है वो है अवोगाद्रो संख्या और यह किलोग्राम। अब नाभिक की त्रिज्या का आकलन सर्वप्रथम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किया गया था। अल्फा प्रकीर्णन के परिणाम को समझने के लिए नाभिक की कल्पना की गई, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉडल बनाया था, आपको दिखाया था। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनात्मक आवेश नाभिक में स्थित होता है। तो नाभिक की त्रिज्या, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग था उसके द्वारा नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻14 मीटर प्राप्त होती है। ये अन्य विधियां हैं जिनके द्वारा नाभिक की त्रिज्या का मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसे अल्फा रेडियोधर्मी नाभिक के अल्फा क्षय के क्षयांक लेम्डा के ज्ञान से, नाभिकों के द्रव्यमान के और बंधन ऊर्जा के लिए, तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन का नाभिक से प्रकीर्णन द्वारा और तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का नाभिक से प्रकीर्णन द्वारा, यानी कि इस प्रयोग को हाफ स्टेटर प्रयोग भी कहा जाता है। ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है जिसमें m द्रव्यमान का एक कण 2e आवेश अल्फा कण है जिसका द्रव्यमान m है और आवेश कितना है +2e, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश जो है या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश का दुगुना होता है अल्फा कण का आवेश। तो ये v वेग से एक नाभिक की तरफ गतिशील है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M और आवेश कितना है Jd है। अब ये जो कण है ये धीरे धीरे गति करता हुआ जब यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ से वापस मुड़ता है तो यह डिस्टेंस r कहलाती है। यानी कि इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस दूरी को निकटतम पहुँच की दूरी कहा जाता है। यानी कि निकटतम पहुँच की दूरी क्या होती है कि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाए तो यह दूरी निकटतम पहुँच की दूरी कहलाती है। इस दूरी को इस समय पर हम ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा ½ इक्वल टू ये स्थितिज ऊर्जा के Zd इंटू 2E/d0। तो इस प्रकार से हम d0 का मान ज्ञात कर सकते हैं जो निकटतम पहुंच की दूरी है। तो नाभिक को त्रिज्या r के लिए, यानी कि r हमेशा इस जो दूरी थी निकटतम पहुंच की दूरी इससे हमेशा कम होगी। ये इस प्रकार से एक एग्जाम्पल किया हुआ है स्वर्ण नाभिक का कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 8 MeV यूज की गई है और वो गोल्ड फॉइल पर आपतित है। ठीक है, तो निकटतम पहुंच की दूरी 28.4 फर्मी होती है, यानी कि 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि 8 MeV का अल्फा कण जो गोल्ड फॉइल है उसके नाभिक के केंद्र से 28.4 फर्मी की निकटतम दूरी तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 28.4 फर्मी होनी चाहिए या इससे हमेशा कम होगी। जो साधारणतया हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 28.4 फर्मी से कम ही होती है। रदरफोर्ड और चैडविक ने अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग था उसको हल्के नाभिक एल्यूमिनियम पर किया। तब कूलॉम व्युत्क्रम वर्ग नियम को मानकर की गई जो गणना थी और प्रयोग के परिणाम से जो गणना थी उनमें काफ़ी असमानता, यानी कि 135 डिग्री पर अधिक पर असमानता पाई गई थी। व्युत्क्रम वर्ग नियम को की गई गणना से विचलन इस तथ्य को संकेत करता है कि अल्फा कण और नाभिक के मध्य दूरी पर कूलॉम नियम भंग हो जाता है, यानी कि नाभिक के नज़दीक जो है कूलॉम का नियम लागू नहीं रह पाता है।
और अकुलम्बीय बल का अल्फा कण पर प्रभाव होने लगता है। प्रयोगों से प्राप्त परिणाम क्योंकि प्रकीर्णन में कमी को दर्शाता है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दूरियों पर एक नया आकर्षण बल अल्फा कणों और नाभिक के मध्य लगने लगता है। इसलिए ऐसा विचार किया गया कि नाभिक की त्रिज्या के अंदर कूलॉम नियम नहीं लगता है और इस दूरी से कम दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान कूलॉम प्रतिकर्षण बल से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा से कम हो जाता है। एक आदर्श मॉडल के रूप में हम यहाँ पर आरसी एक दूरी दे देते हैं, तो उसके आधार पर प्रबल आकर्षण बल लगने के कारण से यदि हम आरसी नाभिक का घनत्व नियत मान ले तो आरसी इक्वल टू आर जीरो ए की पावर 1/3 यह जो सूत्र है हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर आर जीरो एक नियतांक है तथा ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। अब जहाँ पर जो आने वाला अल्फा कण नाभिक के सतह के अंदर जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर कूलॉम प्राचीर की ऊर्जा ये होती है, वापस वही